कराया तो फिर हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने किसी प्रोजेक्ट को ना अप्रूव कराया हो और आप करें, ऑडिट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट होगा, ठीक। पहले आपने कहा था कि बेस्ड मैनेजमेंट अगर इंप्लीमेंट हो रही है, आप उसको ऑडिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उनसे कहेंगे ट्रेनिंग दिखाएं, उसके मटेरियल दिखाएं, इस सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक रिसोर्स को जस्ट एलोकेट कर देती है कि ठीक है उसी ने खुद ही R&D करनी है, उसी ने इंप्लीमेंट करना है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जी, उसकी जैसे एग्जांपल है, जस्ट एक पॉइंट कि वो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए खुद ही R&D करता है, वो खुद ही प्रोसेस डिफाइन कर रहा है, सारा कुछ खुद कर रहा है, ना ही उसने ट्रेनिंग ली ना कुछ और लिया, तो आप उसको ऑडिट में फेल कर रहे होंगे। बाय द वे योर क्वेश्चन इज स्लाइटली इनकरेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के एरिया अगर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम जब आगे जाके पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज द ओनली एरिया जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग ज़रूरी है, तो आपका क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता। चलिए हम पॉइंट चेंज कर लेते हैं, कोई और KPI अगर उसके ऊपर देखें, हर KPI में हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तो ऐसी है जो उसने खुद करनी है और नहीं की तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा सिनेरियो पैदा ही नहीं होगा। आपको मेरी बात समझ आई? ऐसा सिनेरियो पैदा ही नहीं होगा। ओके, we'll see, ठीक है। अच्छा, अब मैं कर ये रहा हूँ कि इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैंने जो कुछ CMMI के बारे में आपको पढ़ाया उसको मैं बहुत शॉर्ट स्पैन में ट्रवर्स करूँगा। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। द सेकेंड स्टेप दैट वी आर गोइंग टू डू इज कि मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि प्रोजेक्ट में मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है। तो सबसे पहले CMMI की बात करते हैं। वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड कि CMMI क्या है। याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट लाने के लिए सही क्वालिटी मैनेजमेंट लाना एक चीज़ है। दो चीज़ें ऐसी हैं जो इस कोर्स में अभी हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे। इनफैक्ट इन दोनों के ऊपर अलग अलग कोर्सेज होते हैं। एक है प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, एक है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी कहते हैं पैदावारियत को। प्रोडक्टिविटी, यू आर वेरी, इट कैन नॉट बी अ केस दैट यू आर वेरी हाई क्वालिटी but you are very less productive. Normally it cannot be the case. If you have a very high quality and quality of a process, तो आपकी productivity automatically improve करेगी। सवाल रहा OD क्या चीज़ है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर किसी इदारे को, सपोज केस की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं केस का सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजर हूँ तो मैं केस पे कुछ जो काम करवाऊँगा क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कराने के लिए, वो ज़्यादातर इस लेवल से नीचे नीचे के काम होंगे। जबकि मैं इस जगह से जब टारगेट करूंगा और जब मैं कल्चर चेंज कराने की बात करूंगा तो मुझे OD की जरूरत पड़ेगी। OD इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। OD और मैनेजमेंट में क्या फर्क है? मैनेजमेंट ये है कि आपने डे टू डे प्लान्स बनाए, काम किए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑर्गेनाइज किया, कंट्रोल किया चीजों को। दैट्स बेसिक मैनेजमेंट। OD क्या है? OD एक प्लान्ड इंटरवेंशन होती है। प्लान्ड इंटरवेंशन से मुराद क्या है? मेरा इदारा है जो कि बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है, मैंने उसको चेंज करना है कंप्लीटली, राइट? उसका लुक चेंज करना है, उसमें काम करने के तरीके को चेंज करना है। जैसे अगर आप बहुत से PTCL को देखें तो PTCL एज इन 1980s वर्सेस PTCL जो आज है, उसमें टेक्नोलॉजी का तो बहुत एलिमेंट है लेकिन पीपल चेंज बहुत ज़्यादा है। तो PTCL ने क्या किया था कि जब अतीश सलात ने आके PTCL को टेक ओवर किया है, इट वाज अ फाइनेंशियल टेक ओवर टू, मगर OD ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आया, उन्होंने बहुत मैसिव चेंज किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये एक प्लान्ड इंटरवेंशन होती है। क्योंकि ये प्लान इंटरवेंशन है इसलिए इसके दो सब डिसिप्लिन हैं। पहला जिसे आप कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोस्टिक्स का डिसिप्लिन, कि आपने डायग्नोस करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को री इंजीनियर करने का तरीका। तो इसके दो सब डिसिप्लिन है। अगर किसी इदारे को आपने बहुत ही अजीम शान बनाना है तो आपको ना सिर्फ प्रोसेसेस अच्छे करने पड़ेंगे बल्कि पीपल भी अच्छे करने पड़ेंगे ना उसके, और पीपल अच्छे करने के लिए आपके पास जो चीज़ है वो OD है जिसे आप कर सकते हैं। तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट है उस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। वो डिपेंड करेगा फॉलोइंग चीज़ों में, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट की क्वालिटी। ये जो प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट की क्वालिटी है, ये क्वालिटी कंट्रोल से देखेंगे, अच्छी इंजीनियरिंग से, टेस्टिंग वगैरह से देखेंगे। प्रोसेस की क्वालिटी के लिए हमारे पास क्वालिटी इंजीनियरिंग है, QM&C है, क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन, क्वालिटी सपोर्ट सब चीज़ों को सपोर्ट करेगा, सब इनिशिएटिव। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब भी हो तब भी हम कहते हैं कि बाज़-औक़ात वो सही नहीं है, बिकॉज उसका पीपल का फैक्टर नहीं होगा, और पीपल के लिए OD की जरूरत में पड़ती है। तो जैसे मैंने कहा, इट्स अ कम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी इंटेंडेड टू चेंज द बिलीव्स
attitudes, values and structure of organizations so that they can better adapt to new technologies, markets and challenges. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, आप में से कोई चाहे तो अपना MSc थीसिस या PhD इसके अंदर कर सकता है, पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट जो मैनेजमेंट के हैं। OD की बहुत से एरियाज हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च, अप्रिशिएटिव इंक्वायरी, बहुत सी चीज़ें हैं जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं और भी हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट PCMM एक चीज़ है, पीपल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये आए गलती से डाल दिए PCMM, आप में से कोई चाहे तो PCMM का अपने प्रोजेक्ट के लिए लिटरेचर रिव्यू भी कर सकता है। PCMM इस पीपल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, और इसको इंट्रोड्यूस किया है किसने? इसको इंट्रोड्यूस किया है अगेन कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने, SEI ने। जिस ग्रुप ने इसके ऊपर काम करना हो वो स्टैंडर्ड को मेरे से ले भी सकते हैं, ये स्टैंडर्ड मेरे पास है भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद ब खुद आ जाएगी अगर ये चीज़ और ये चीज़ होगी। CMMI क्या है ये ऑलरेडी एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। सबसे मुश्किल चीज़ है बिहेवियर्स को चेंज करना, और ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानें कि हम लोगों को बिहेवियर में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या करना है कि हम लोगों को रिएक्टिव मोड से निकाल के प्रोएक्टिव मोड पे लाना है, इंस्टेड के हम काम करें। तो CMMI क्या बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज करता है? जी हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है। मैंने आपको SEPG के बारे में बताया, QA क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी इंजीनियरिंग के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि CMMI कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। डिफेंस के अंदर लार्जली इसकी एप्लीकेशन है, डिफेंस के अलावा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या सिस्टम्स इंडस्ट्री में, दोनों में होता है। हम इन चीजों का डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड, टेम्पलेट और प्लान क्या है। Have you gone through this? Have you gone through this? You remember? Can anybody tell me the difference between them? Can anybody tell me the difference between them? प्रोसेस एक प्रोसेस हो सकता है जो essentially अब आप एक KPA के अगेंस्ट लिखेंगे, जिस तरह कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस। एक प्रोसेस के अंदर there could be multiple procedures, यानी कि procedures is quite the same as standard operating procedures या SOPs। procedures को normally हम flow charts की मदद से बनाते हैं, और multiple procedures मिलके आपको आपका एक process बनाते हैं, जैसे configuration management। जैसे केस के अंदर अगर मैं कहूं कि रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है तो उसमें एक प्रोसेस नहीं होता, स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन का वो प्रोसेस तो एक प्रोसेस है जो स्टूडेंट से इंटरैक्ट करता है, एक एग्जामिनेशन से इंटरैक्ट करता है, और बेतहाशा डिफरेंट SOPs मिलके एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बनाते हैं। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड इज समथिंग सच एज CMMI इज अ स्टैंडर्ड, PMBOK इज अ स्टैंडर्ड, PCMM इज अ स्टैंडर्ड। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए खुद स्टैंडर्ड भी डिफाइन कर सकती है कि आइंदा से जब हम SRS लिखेंगे तो हम इस स्टैंडर्ड के मुताबिक लिखेंगे, या हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड्स ये हैं, राइट। टेम्पलेट्स क्या हैं? खाके। किस चीज़ के खाके? भाई जब भी तुम प्रोजेक्ट प्लान बनाओगे तो उसका स्केलेटन डॉक्यूमेंट ये है, इसको इस्तेमाल करना। और प्लान क्या है? प्लान स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिक टू एक्टिविटी। किसी एक्टिविटी को करने के लिए आपको प्लान करेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, प्रोसेस, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड, इनको कौन लिखता है और टेम्पलेट्स को कौन लिखता? जी बताइए। QE वाले, वेरी गुड, QE वाले लिखते हैं। लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है अब आपसे कि प्लान को कौन कौन लिख सकता है ऑर्गेनाइजेशन में? प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट प्लान लिखेगा। और जरा ये मुझे बताएं, क्वालिटी इंजीनियरिंग वाले कोई प्लान लिखते हैं? क्वालिटी प्लान या क्वालिटी इंजीनियरिंग प्लान? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। QA वाले नॉट एट ऑल, QC वाले जो टेस्ट केसेस बनाने हैं, टेस्ट प्लान जिसे आप कहते हैं, वो QC वाला बनाएगा, ठीक है। QA वाला प्लान बनाता है ऑडिट प्लान, ठीक है। QE वाला प्लान बनाता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान बना सकता, या जिसे आप क्वालिटी इंजीनियरिंग प्लान कह सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्लान कौन बनाता है? क्वालिटी सपोर्ट वाला। अब आपने ये चीजें याद रखनी है छोटी छोटी, और इन्हीं छोटी चीजों से आपका पेपर भी आएगा, ये मैं आपको बताऊं। बड़ी चीजें सिर्फ पेपर नहीं आने वाला आपका। मैंने एक साल लेकिन सर ये सारे प्लान जितने भी हैं हमें बनाने पड़ेंगे। नहीं, वो तो आपको
तो बताना पड़ रहा था कि आपने इसको ऐसे नहीं। वो तो जी कोई हिंदू भी आके निकाहनामा बना सकता ना, है ना। कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, किसी से कुछ भी करा लो, लेकिन असल में क्वालिटी इंजीनियरिंग का प्लान बनाने का काम जो है उनका काम सिर्फ वो है, टेस्ट प्लान बनाना उनका काम नहीं है। अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब है मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड टू वन पर्सन। अच्छा, कुछ चीजें जरा आगे चल के मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, CMM डिसिप्लिन वाइज था, उसकी स्टेज और कंटिन्यूस में क्या फर्क था, मैच्योरिटी लेवल क्या था, कैपेबिलिटी लेवल क्या था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहले बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स थे CMM के, फिर आपने क्या किया कि उनको जोड़ दिया और उनको एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दिया। CMMI को स्पॉन्सर करने वाली जो हैं और इसको बनाने वाली ये इदारे हैं, जो सारे के सारे तकरीबन दुनिया की फॉर्च्यून 400 कंपनीज में ज़रूर आते हैं, इनको आप देख लीजिए। ये एवोल्यूशन बता रही है CMMI की कहाँ से हुई। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इसको याद रखें, लेकिन आप जनरली देखें कि CMM 0.0 था, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर CMM आया, चलते चलते 2000 में 1.1 आया, 2005 में, अब तो हम 2011 में CMMI वर्जन 1.3 इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अगेन एक स्लाइड है जो एवोल्यूशन के बारे में बता रही है कि CMMI की एवोल्यूशन किस तरह हुई। हमारे लिए इस वक्त इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा फोकस यहाँ पे है, क्योंकि CMMI का जो लास्ट वर्जन है CMMI वर्जन 1.3 वो कहता है सबसे पहला लेवल है इनिशियल की कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती, फिर मैनेज्ड, डिफाइंड, क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड, ऑप्टिमाइजिंग। तो ये उसके मैच्योरिटी लेवल्स हैं या कॉन्टिन्यूस लेवल्स हैं? मैच्योरिटी लेवल्स हैं या कैपेबिलिटी लेवल्स हैं? मैच्योरिटी ऊपर लिखा हुआ मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी लेवल्स हैं। ओके जी। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बाय डिफॉल्ट सीमा लेवल 0 पे होती हैं? Well, I cannot answer that question readily. ये जो ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी जो मिलके बनाती हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बनानी है, प्रोजेक्ट्स जो भी बाय डिफॉल्ट बनाती हैं जी, उनको हम कहते हैं इनिशियल 1 पे, 0 पे नहीं, 1 पे। देयर इज नथिंग एज 0। ओके, अच्छा, डिसिप्लिन्स क्या हैं? सिस्टम्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IPPD एंड सप्लायर सोर्सिंग। IPPD क्या है ये आप जरा इसको डिटेल में पढ़िएगा, ये कंफ्यूजिंग चीज़ है, इसको आपने खुद से पढ़ना है। और रिप्रेजेंटेशन स्टेज्ड एंड कॉन्टिन्यूस है, ये मैं बता चुका हूँ। 3 तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं। एक होती है इंट्रोडक्शन टू CMMI की ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग जिस तरह अगर आप करें तो वेरी करता है, मगर लगभग लास्ट टाइम ये ट्रेनिंग्स मैंने जब कराई थी तो इट कॉस्टेड $7,000, ठीक है, तो ठीक ठाक महंगी ट्रेनिंग है ये। फिर इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग होती है कि जो CMMI की इंस्ट्रक्शन करेगा उसकी ट्रेनिंग, और लीड अप्रेजर की ट्रेनिंग इंतहाई महंगी है, वो बंदा जो लीड करेगा। इसके अलावा और भी ट्रेनिंग होती है, जिस तरह ATM की ट्रेनिंग है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वो बंदा है जो लीड ऑडिटर के साथ काम करता है। अप्रेजल मेथड्स इसके क्या हैं? जो हम यूज करते हैं, जो मॉडर्न यूज हो रहा है, वो स्कैम्पी मेथड है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्कैम्पी मेथड यूज होता है। इनकी ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा, ये IPPD की डेफिनेशन जरा देख लेते हैं, ये जरूरी है। कहता है IPPD is a systematic approach that achieves a timely collaboration of relevant stakeholders throughout the life of the product to better satisfy customer needs, expectation and तो जो geographically distributed organizations होती हैं उनके लिए ये ज़्यादा applicable है, valid है। ये जो 4 slides हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम्स इंजीनियरिंग, IPPD और सप्लायर सोर्सिंग, ये उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करती है जिन पे मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में बात कर चुका हूँ और बता चुका हूँ आपको कि क्या है। ये देखिएगा, ये वही चीज़ है जो हमने पिछली दफ़ा डिस्कस की कि एक CMMI का स्टेज मॉडल है, एक कॉन्टिन्यूस मॉडल है। मैच्योरिटी लेवल 2 पे 7 KPAs हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और लेवल 3 के ऊपर कुछ KPAs हैं, फिर 4 पे, 5 पे। अगर आप इनको कॉन्टिन्यूस में देखें तो इनमें से कुछ KPAs ऐसे हैं, जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर देखें, एक KPA आ रहा है PP से, एक PMC का आ रहा है, ये लेवल 2 के हैं। SAM भी आपका लेवल 2 का है। IPM जो है ये आपका लेवल 3 का KP है जो इधर आ रहा है। तो यहाँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन पहली मैच्योरिटी लेवल ये अचीव करे, फिर ये करे, फिर ये करे, फिर ये करे। यहाँ अगर उसने ये नहीं करना तो वो कह सकती है मैं किसी एक KPA में या किसी एक एरिया के अंदर अपनी कैपेबिलिटी ऊपर लेके जाना चाहती हूँ। ये बात हम पिछले लेक्चर में सारी की सारी डिस्कस कर चुके हैं।
ये उन्हीं मैच्योरिटी लेवल्स की डिस्क्रिप्शन है और कैपेबिलिटी लेवल्स के बारे में बताएं। इक्विवेलेंट स्टेजिंग ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें देखिएगा कि डिफरेंट एरियाज हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और सपोर्ट। ये स्लाइड बहुत ही यूजफुल है। मैच्योरिटी लेवल 2 के अंदर ये तमाम 7 के 7 KPAs हैं, जैसे मैंने पहले बात की। तो इनकी कैपेबिलिटी लेवल 2 तक लेके जाना है मैच्योरिटी लेवल 2 अचीव करने के लिए। अगर मैच्योरिटी लेवल 3 पे आप जाएंगे तो आपको मैच्योरिटी लेवल 3 के तमाम KPAs अचीव करने हैं, प्लस लेवल 2 के ऊपर जितने KPAs हैं, अगर उनकी कैपेबिलिटी लेवल 3 तक है तो आपको उनको स्ट्रेच करके 3 तक लाना पड़ेगा। ये इक्विवेलेंट स्टेजिंग की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वही स्लाइड्स हैं, इनको आप जरा देख लीजिएगा। जनरली इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमने डिस्कस ना की हो। जी जी, इक्विवेलेंट स्टेजिंग इज द सेम कि मैच्योरिटी लेवल क्या है, कॉन्टिन्यूस लेवल क्या है। कॉन्टिन्यूस में एक KPA के ऊपर भी काम करा जा सकता है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और साथ में ये भी कि आप जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आप चले जाएं और उसके KPAs को इम्प्लीमेंट करें, यहाँ मैच्योरिटी लेवल क्या है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तमाम KPAs को मैक्सिमम लेवल तक अचीव करती है तो हम उसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी मैक्सिमम लेवल तक अचीव कर ली है। ठीक है, यहाँ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सारे का सारा पढ़ा, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं सिर्फ इसको यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। ये मैंने आपको आज पढ़ाया कि हर प्रोसेस एरिया के अंदर स्पेसिफिक गोल्स हैं और जेनेरिक गोल्स हैं। स्पेसिफिक गोल के अंदर स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं, जेनेरिक गोल के अंदर जेनेरिक प्रैक्टिसेस हैं। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस। ये बड़ी मजे की स्लाइड है। स्पेसिफिक गोल्स जो होते हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं और स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस एक्सपेक्टेड हैं। ये तमाम इंफॉर्मेटिव चीजें हैं सारी की सारी, जिसमें सब प्रैक्टिसेस भी इंफॉर्मेटिव हैं। तो इंफॉर्मेटिव का मतलब ये है कि आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है इन चीजों के बारे में, आपको ये चीजें कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आप इस एक्सपेक्टेशन को मीट करेंगे एंड देयरफॉर आप ऊपर रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। जेनेरिक गोल्स में भी यही सिलसिला है। ये अभी आपको आज मैंने सुबह पढ़ाया कि मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का अभी प्रोसेस एरिया दिखाया, सॉरी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, और उसमें हमने देखा कि स्पेसिफिक गोल्स लिखे होते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस, जेनेरिक गोल्स और फिर जेनेरिक प्रैक्टिसेस लिखी होती हैं। ये उनकी जर्नल डेफिनेशंस हैं, इसको आप देख लीजिएगा। मसलन यहाँ पे देखिएगा, ये एक एरिया है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का KPA, उसका एक स्पेसिफिक गोल है मैनेज करो रिक्वायरमेंट्स, और ये काम स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के एरिया में मिलेंगे। ये इसके जेनेरिक गोल्स हैं जो कि GP 2.1 से लेके 2.10 तक जाते हैं। इनको हम आगे जाके मजीद स्टडी करेंगे और इनके बारे में बात करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि जिस तरह मैंने कहा ट्रेन पीपल, सो ट्रेन पीपल फॉर व्हाट, ट्रेन पीपल फॉर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होता तो हम कहते हैं ट्रेन पीपल फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, ग्रेट। ये उसकी अगेन लेवल 3 के अंदर, लेवल 4 के अंदर कौन कौन से एरियाज हैं उनके बारे में बताया और थोड़ी सी एक उनकी कैपेबिलिटीज की बात की है। अच्छा जी, अब इसके साथ हम CMMI की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो कर चुके हैं, यानी कि कोई इसमें मजीद चीज नहीं है जो अभी मैं आपको बताऊं। थोड़ा सा आगे जाने से पहले, क्योंकि आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट को जल्दी करना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस देता चलूँ अगले 1 घंटे के अंदर और प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊं। पहली बात तो कि आपका जो प्रोजेक्ट है इस कोर्स का, उसके अंदर मेरी एक्सपेक्टेशन सबसे पहले ये है कि आप एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट करें। बाय रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट आई डू नॉट मीन कि आप रिसर्च पेपर बेस्ड प्रोजेक्ट करें, ये याद रखिएगा मेरी स्टेटमेंट। हमारे मुल्क में रिसर्च पेपर को लिखना, हम लोग कहते हैं कि ये रिसर्च है, नहीं ऐसी बात नहीं है। रिसर्च पेपर अगर आप लिख लेते हैं तो ये एक एडेड चीज है मेरी नजर में। रिसर्च पेपर इज एन आउटकम ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। यू नीड टू डू अ प्रोजेक्ट in which you will do some kind of research, not a secondary research but a primary research. What is a secondary research? A literature review is a secondary research. आपने existing literature को पढ़ के उसमें से चीजें मिला के ढूंढ के लिख दी, ये एक secondary research है। Primary research के लिए आपको
कुछ दौड़ धूप करनी पड़ेगी। प्राइमरी रिसर्च के लिए आपको शायद इंडस्ट्री में जाना पड़े। अगर आप प्राइमरी रिसर्च ऐसी कर रहे हैं जिसके अंदर कोई मैथमेटिकल काम है तो आपको किसी तरह का मैथमेटिकल टूल यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप स्टैटिस्टिक्स में जा रहे हैं तो आपको SPSS यूज़ करना पड़ेगा, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि सबसे पहले तो रिसर्च मेथड्स की कोई डिसेंट बुक ले लीजिए और उसको पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि रिसर्च मेथड्स की जो बुक है, जब तक आप वो नहीं पढ़ते आपको ये नहीं पता लगेगा कि रिसर्च किस तरह से की जाती है। मेरी कोशिश ये होगी कि इनफैक्ट इस महीने या अगले महीने के पहले 10 दिन में मेरी पूरी कोशिश है, इनफैक्ट मेरी कंपनी की कोशिश है ये कि हम लोग एक यहाँ पे वर्कशॉप कर रहे हैं, और वो वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं रिसर्च मेथड्स के ऊपर, और स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि अच्छे एथिकल रिसर्च मेथड्स को आपने किस तरह से चलाना है। मैं खुद कंडक्ट कर रहा हूँ उसको। वो पूरे दिन की वर्कशॉप होगी, और उस वर्कशॉप में इंशाल्लाह अगर आप लोग आएंगे तो इंतहाई सब्सिडाइज्ड रेट्स ना होने के बराबर, बल्कि मेरी कोशिश तो होगी कि बिल्कुल चार्ज ही ना करें अगर केस वालों ने एग्री किया, क्योंकि हमें केस को भी कुछ पे करना पड़ता, तो हम वो करेंगे। आप उसमें ज़रूर आइएगा। मेरी एक और कोशिश ये होगी उसमें रिकॉर्डिंग ज़रूर हो जाए। अगर रिकॉर्डिंग हो गई तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन द बेस्ट इज़ कि आप उसको अटेंड करें। पूरे दिन की एक वर्कशॉप है, सुबह 9 बजे से लेके लगभग रात के 8-9 बजे तक वो चलेगी। तो खाना और चाय पानी हम इकट्ठे करेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। सही है। अब सवाल रहा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ आगे जाने से पहले। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे साथ पहले प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, जो नहीं कर चुके हैं उनको बताता चलूँ। जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च के लेवल्स हैं। सबसे पहले जो है वो आपकी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी हो सकती है। आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। मसलन मैं कहूँ हाउ डज एन एवरेज क्लासरूम ऑफ केस लुक लाइक। तो अगर मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि केस का एक एवरेज क्लासरूम किस तरह का होगा, तो दिस इज एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस के अंदर हाइपोथेसिस नहीं होते हैं और आप बिल्ड नहीं करते अनलेस अनटिल आप हाइपोथेसिस को ही एक्सप्लोर ना कर रहे हो। जैसे अगर मैं इस कमरे में आने से पहले हाइपोथेसिस मान लूं कि द रूम विल हैव अ वॉच, ये हाइपोथेसिस है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और मैं कहूँ कि यस इट हैज़ अ वॉच, तो मेरा क्वेश्चन है क्या मैंने इस रूम को एक्सप्लोर कर लिया? रूम को एक्सप्लोर करने के लिए मुझे प्रीडोमिनेटली कोई हाइपोथेसिस नहीं बनाना चाहिए। अगर मैंने इस रूम को एक्सप्लोर करना है तो मैं कोई प्री डिफाइंड क्वेश्चनर भी अगर रूम में ले आऊँगा तो गलत होगा। क्यों? जिसे आप कहते हैं सर्वे। अगर आप पहले से रूम के बाहर खड़े होकर सर्वे बना लेते हैं कि क्या इस रूम में घड़ी है, ट्यूबलाइटें हैं, पंखा है, एसी है, और आप बाहर निकल के कहते हैं मैंने एक्सप्लोर कर लिया रूम, नहीं, आपने रूम एक्सप्लोर नहीं किया। बिकॉज रूम में बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली हैं। रूम में ये भी एक्सप्लोर करने वाला है कि जब भी अली एहसन यहाँ से गुजरता है तो उसको डर लगता है कि ये जो तार है पता नहीं क्या चीज़ है, खड्डा है, किस में गिरेगा। ठीक है। रूम में ये भी एक्सप्लोर करना है कि एक चीज़ लटक रही है, तार क्यों लटक रही है, बहुत अरसे से लटक रही है, हमें नहीं पता। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी एक्सप्लोर्ड इन अ रूम। तो एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ के लिए आपको प्रीडोमिनेटली ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ करना चाहिए अगर आप क्वालिटेटिव कर रहे हैं। हाँ, अगर आप एक्सप्लोर ये करना चाह रहे हैं कि अगर हम अनार और केले का बोटानिकल क्रॉस करेंगे तो किस तरह का फ्रूट बनेगा, तो ये भी एक एक्सप्लोरेटरी ही स्टडी है। लेकिन ये एक्सप्लोरेटरी स्टडी जो है इसके अंदर प्रीडोमिनेटली आप एक हाइपोथेसिस, इसमें भी आप हाइपोथेसिस नहीं ले सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी जो आउटकम है वो क्या आएगा। तो जहाँ पे आउटकम आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वहाँ पे आप ये नहीं कर। पहला जो है एक्सप्लोरेटरी स्टडी है। द सेकेंड इज कि यू आर गोइंग टू डू, एक्सप्लोरेशन के बाद सेकंड आता है एक्सप्लेनेटरी स्टडी। आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, घड़ी थी, घड़ी इस तरह की थी जिसके साइड पे 2 ब्राउन कलर के थे, इट वाज नॉट अ डिजिटल वॉच एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक और घड़ी भी लगी हुई थी जो हल्की सी टेढ़ी भी थी, राइट। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्सप्लेनिंग थिंग। एंड अगर आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा डिटेल हो तो हम कहते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव केस स्टडीज या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद अगली जो रिसर्च है वो है एनालिटिकल रिसर्च, जिसे आप कहते हैं। एनालिटिकल का मतलब क्या है? अब आप कह रहे हैं अच्छा यार ये 2 घड़ियां लगी हैं तो क्यों लगी हैं,
वजह क्या है, या ये जो रेस्ड है फ्लोर क्यों है, या ये जो हल्का सा खड्डा है यहाँ पे ये क्यों है, या एक्सेट्रा सो मेनी थिंग्स. सो यू ट्राइंग टू एनालाइज थिंग्स. ये जो सारी की सारी रिसर्च है, इसमें एफर्ट आपकी इस तरीके से ऊपर जाती है, नंबर 1. ठीक है. एज योर एफर्ट गोज अप, तो आप याद रखिएगा कि आप चाहे आप अगर आप इस लेवल तक की रिसर्च करते हैं तो आप इस रिसर्च के आउटकम के नतीजे में चाहे आप कोई थीसिस बनाएं या कोई प्रोजेक्ट करें इंडस्ट्री का या एकेडमिक, या अगर आपने ये 2 काम नहीं किए, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, तो हम उसके ऊपर अगर आप थीसिस कर रहे हैं तो हम एमएससी थीसिस से ऊपर इसको नहीं कह सकते. और अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अगेन हम उसको बेसिकली एनालिटिकल प्रोजेक्ट तक कह सकते हैं कि आपने एनालिसिस किया. और रिसर्च पेपर की आप बात कर रहे हैं तो ये पेपर्स आपके खाली कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हो सकते हैं, या लो क्वालिटी जर्नल्स के अंदर आपके ये पेपर्स जा सकते हैं. लो क्वालिटी जर्नल से मुराद ये है कि जैसे नॉर्मली अच्छे क्वालिटी, ज़रा सी भी बेहतर क्वालिटी वाले जर्नल्स में आपके ये पेपर्स नहीं जा सकते. लेकिन अगर कोई ऐसा जर्नल है, इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल कौन से होते हैं, हम कहते हैं वो जर्नल जो ISI थॉम्पसन से अप्रूव्ड होते हैं, जिनका इम्पैक्ट ISI थॉम्पसन, ये लिख लीजिए, ISI थॉम्पसन वेब ऑफ नॉलेज. आप यहाँ से चाहें तो आई थिंक ISI थॉम्पसन को कर सकते हैं एक्सेस. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर या सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर जरा सर्च करिएगा कि कोई इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स हैं. जितना इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपके लिए पब्लिश करना मुश्किल होगा. अब अगली बात, जो इससे ऊपर वाला लेवल है उसे हम कहते हैं कि आपने इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन की है, इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज. इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन, इसके ऊपर आपको PhD अवार्ड हो जाती है, इसके ऊपर आपको PhD अवार्ड हो जाती है. लेकिन यहाँ पे इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन किस तरह की हो सकती है? मसलन किसी बंदे ने कहा मैं कोई मॉडल बना लेता हूँ, या जिसको आप दूसरी जुबान में कहते हैं मैं फ्रेमवर्क बना लेता हूँ, या आप कहते हैं कि मैंने कोई बेस्ट प्रैक्टिस फाइंड कर लिया, मैंने कोई ऐसी रिकमेंडेशन फाइंड कर लिया जिससे पता नहीं क्या हो जाए, या मैंने कोई मैथमेटिकल रूल बना लिया है, या मैंने कोई लॉ बनाया है. एनीथिंग, इट कैन बी 1 line, 2 words, इट कैन बी 100 pages, एनीथिंग. लेकिन ये जो चीज है इसमें जरूरी क्या है, जो भी आप चीज बनाएंगे उसको आपको प्रूफ करना पड़ता है. इन अदर वर्ड्स साइंटिफिकली हम कहते हैं कि आपको वैलिडेट करना पड़ता है. मसलन मैं कहूं कि जब भी स्टूडेंट क्लास में आने से पहले फौरन लक्स के साबुन से मुंह धोएगा तो वो हमेशा पास होगा, ये मैंने बेस्ट प्रैक्टिस दे दी. अब स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास और कहते हैं सर ये मेरा रिकमेंडेशन है. वेरी गुड, आपने एक बहुत जबरदस्त एनालिटिकल प्रोसेस के बाद ये रिकमेंडेशन मालूम किया, मगर क्या ये बात प्रूवन है कि ऐसा करने से वाकई ही ऐसा होता? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो we don't agree with it. फिर जब आप कहते हैं इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, इसका मतलब है कि एक तो वो कोई सिग्निफिकेंट लेवल की हो. क्या अगर कोई स्टूडेंट ये कहे मसलन कि आज तक कभी ये रिसर्च हुई नहीं कि यार खाने से पहले हाथ धोने से, एग्जांपल ले लेते हैं, कभी रिसर्च हुई नहीं कि खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, और एक स्टूडेंट कहे खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, तो वो कहे सर पहले तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने तो ये प्रूफ करके दिखाया कि होना चाहिए. तो हम कहते हैं कि दिस इज टू इनसिग्निफिकेंट अ थिंग, इस पे हम आपको ये नहीं कह सकते कि एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज. या अगर कोई स्टूडेंट कहे कि अच्छा पढ़ाई के लिए जरूरी है कि सांस लो, अब ये कहीं लिखा तो नहीं है कि सांस लो, लेकिन ये बहुत अंडरस्टूड और इम्प्लाइड बातें हैं, तो इम्प्लाइड बातों के लिए हम ये नहीं कह सकते कि आपकी ये रिसर्च है. अब सवाल पैदा होता है कि किस, एक तो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए है, सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज. एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि आपको लॉ बनाएं, जिस तरह न्यूटन ने एक लॉ इजाद किया, E=mc² हुआ. जिस तरह मेरे थीसिस के अंदर कुछ मैंने मॉडल्स जो बनाए हैं, जो भी मॉडल्स मैंने प्रपोज किए हैं उनको मैंने वैलिडेट किया और फिर कहा भाई ये मॉडल है. या जैसे आप IEEE के इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के जर्नल में जाएं, या आप IEEE की कंप्यूटर सोसाइटी के अंदर डिफरेंट जो जर्नल्स होते हैं जब उनमें जाएंगे तो आपको पता लगेगा उन जर्नल्स के अंदर
सारे के सारे जितने जर्नल्स हैं उनके अंदर एक एक रिसर्च पेपर में एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में बहुत कंट्रीब्यूशन। हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। हमारा स्टूडेंट जो है जब वो काम करना शुरू करता है तो उसका जी चाहता है बस वो रिसर्च पेपर्स लिखना शुरू हो जाए। रिसर्च पेपर लिखने से पहले बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप रिसर्च पेपर पढ़ें। बल्कि मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप अगर करना चाहते हैं, खासतौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ उसमें आप किसी जर्नल को उठाएं, उस जर्नल के अंदर से कोई नई चीज़ हमें सिखाएं, कोई नई चीज़ पढ़ाएं ताकि इस कौम का कोई भला हो। आपने वो बिल्कुल पुराने कॉन्सेप्ट्स को ही लेके रगड़ना है तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जिसे आप कहेंगे जर्नल के अंदर जो चीज़ें लिखी जा रही हैं वो लेटेस्ट हैं, अप टू डेट है। एक जर्नल में पब्लिकेशन में टेक पुअर से पुअर जर्नल में तकरीबन मैंने देखा 5 से 6-7 महीने, बड़े जर्नल्स में 2-2, 2.5 साल। एक प्रोफेसर साहब मुझे मिले और वो कहने लगे कि मैंने 80 जर्नल्स में पब्लिकेशन किए हैं। तो मैं उनकी शक्ल देख रहा था कि दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, दैट्स अ जोक। आप ऐसा मेन ऑथर पूरी लाइफ टाइम में, लम्स के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के, उनकी अगर आप खोल के देखें सीवीज तो उन्होंने जर्नल पब्लिकेशंस दी हुई हैं मैक्सिमम 3-3, 4-4, किसी की बहुत भी अगर हो गई तो 3-3। मज़े की बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर खासतौर पे जो लोग एकेडेमिया से मुंसलिक हैं उन्होंने लिखा है कि भाई इतनी जर्नल पब्लिकेशंस होंगी तो तुम प्रोफेसर बन सकते हो। मजे की बात है जिन्होंने ये लिखा है उनकी अपनी एक भी पब्लिकेशन नहीं होती। सही है, तो ये बड़ी एक डिलेमा है इस कंट्री का, सीरियस। और हम कहते हैं पीएचडी के लिए, बाहर के मुल्कों में पीएचडी के लिए जर्नल पब्लिकेशन मस्ट नहीं है, इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग। पाकिस्तान में पीएचडी करने के लिए जर्नल पब्लिकेशन मस्ट है। वो और बात है कि 99.9% पीएचडीज के जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी अपनी जर्नल में पब्लिकेशंस नहीं होती। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि मेरी अकल तो ये कहती है कि अगर मेरे सुपरवाइजर की जर्नल में पब्लिकेशन नहीं है तो मुझे बहुत मुश्किल होगा जर्नल में पब्लिकेशन करना। अब सवाल कि मेरी आपसे डिमांड क्या है, अगर तो आपने गलती से जर्नल में पब्लिकेशन कर लिया तो फिर तो मैं आपको क्या ही करूंगा, ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा ग्रेड दे दूंगा और तो कुछ नहीं करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा हो नहीं सकेगा इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो वेरी वेल। अगर आप एक डिग्रेडेड किस्म के जर्नल में भी पब्लिकेशन कर लेते हैं तो आई रिस्पेक्ट दैट। एज फार एज मुझे ये कहें, हाँ अलबत्ता कोई बंदा अगर मुझे आके कहे सर मेरा दुनिया के सबसे बेस्ट जर्नल में पब्लिकेशन हो गई है, लेकिन अगर उसने इन गाइडलाइंस को मीट नहीं किया तो आई विल नॉट ग्रेड यू। सो इन गाइडलाइंस को आपने मीट करना ही करना। सही है, तो मैं प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस बता रहा हूँ आपको स्प्रिंग 2012 की। इनको गौर से समझिएगा। 20% आपका और 20% डीएल्स का और ऑन कैंपस का इकट्ठे प्रोजेक्ट है। आपके पास तकरीबन, मेरे पास इस वक्त 56 स्टूडेंट्स हैं रफली, जो लोग रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स करेंगे वो 2 से ऊपर लोग ग्रुप नहीं बना सकते किसी भी सूरत, क्योंकि नॉर्मली होता ये चक्कर है कि अगर आपने रिसर्च की बाद में पब्लिकेशन करनी हो तो मैक्सिमम अप टू 3 ऑथर्स अलाउड होते हैं, इसलिए 2 से ऊपर आप नहीं बना सकते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं नॉन रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट किसको कह रहा हूं, मैं नॉन रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट कह रहा हूं कि अगर आप खाली सेकेंडरी रिसर्च करें, यानी कि आप कहें एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑफ द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, तो मैं कह रहा हूं कि ये एक नॉन, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी वेटेज मेरी नज़र में बहुत कम है। नंबर 1। नंबर 2, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स लोग करेंगे उनमें वो 4 बंदे तक भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इजाज़त तो है मगर क्या कहते हैं, दिल नहीं मानता। बिल्कुल ठीक है, दिल नहीं मानता। ठीक है, तो ideally each one of you will be doing some kind of research and don't be afraid because many people do it. Every time students come and they do it. Now the problem here is what you need to do is really you need to start understanding what research methodology is, और फिर मैं कुछ आपको आज बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ आपको खुद देखना है। कहता है the project of this course has been designed to completely to invoke a research oriented culture, not research paper writing culture only in the students. By research culture, instructor means real research.
Any student failing to deliver the project, documentation, presentation as per the requirements stated in this document will suffer heavy academic penalty. Instructions क्या हैं? General. There cannot be more than 4 group members in a group. For exceptional cases, permission is needed from the instructor. But don't call me to ask कि सर हम 4 से ऊपर हो जाएं. नहीं. और रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट करें या दूसरा करें, हमेशा रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट ही करें, दूसरा वाला ना करें. ये मैं आपको खुद कह रहा हूँ. Submission date of your project will be the day of your presentation. Normally this will be the last class before your final exam. If however the instructor feels so, then the project submission can be on the second last class before the final exam. और ये बात याद रखिएगा कि इस दफ़ा projects आप लोग the number of students are too many. So second last class तक आपका project prepared होना चाहिए है. In this case, the presentation would start from the second last class. Details would be emailed later. Copying data from previous report. आप जितने भी research papers देंगे उसके लिए Turin 10 का पता है आपको? जी, Turin 10 पे जाएंगे और उसके साथ plagiarism report लगा के मुझे देंगे. ठीक है? हर एक बंदा, ताकि मुझे ये पता लगे कि आप plagiarism तो नहीं करें. मेरे कोर्स के अंदर प्लेजरिज्म ऑफ 10% से ऊपर मैं अलाउ नहीं करूंगा. HEC तो ज्यादा अलाउ करता है, लेकिन 10% से ऊपर प्लेजरिज्म अलाउड नहीं होगी. सो यू वर्चुअली हैव टू राइट एवरीथिंग योरसेल्फ. फिर तो हमें PhD की डिग्री नहीं, आप अगर एक्सप्लोर करें चावा सी चीज तो उसके ऊपर आपको PhD डिग्री मिलनी चाहिए. आप कहें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि ऑफिस में एम्प्लॉयज जब टांग पे टांग रख के बैठते हैं तो ज्यादा खुश अच्छी क्वालिटी का काम करते हैं, या जब 1 घंटा बीच में सो लेते हैं. फिर आप कहें सर 1 घंटा सो लिया तो मैं इस पे PhD की डिग्री तो नहीं मिलेगी ना. ओके. To copying data from previous reports of other students, reports, documentation on internet, web page material copying or violation of any copyright will result in disqualification from the exam. In short, whatever you produce must be your own effort. Always consult the instructor in case of emergency, confusion and or journal discussion. And please remember, midterm के बाद मैं किसी से प्रोजेक्ट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करूंगा. मिडटर्म से पहले आपने जितनी प्रोजेक्ट की डिस्कशन करनी है कर लीजिए. ठीक है? डोंट कम टू मी ऑन द लास्ट डे. लास्ट टाइम 2 घंटे बाद प्रेजेंटेशन थी और लोग मुझसे आगे पूछे सर ये सही है. नहीं, डोंट डू दैट. ओके. और अगर आपको मैं कर भी दूंगा ना, वो तो फिर दिल में रह जाती है यार कि इसने अभी पूछा. तो फिर आपका प्रोजेक्ट 10 पेजेस से ऊपर का नहीं होना चाहिए. प्रोजेक्ट को इनोवेटिव होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए है, एंड मस्ट कवर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड बिलो. सबसे पहले स्पेसिफिक का क्या मतलब है? व्हेन यू पिक अ टॉपिक, डोंट पिक अ टॉपिक दैट इज टू ब्रॉड इन नेचर. मसलन आज जीशान मुझे जिस तरह कह रहे थे सॉफ्टवेयर, जीशान क्या कह रहे थे? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इंप्रूवमेंट. अब पहले तो ये बहुत जर्नलाइज्ड टॉपिक है. 15-20 सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस हैं और इंप्रूवमेंट की स्ट्रेटजीज ISO. पहली बात तो दिस इज टू ब्रॉड. यू कांट इन वन कोर्स आप तमाम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की इंप्रूवमेंट का नहीं बता सकते. ठीक है? आप किसी एक प्रोसेस को पकड़ें और फिर आप ये भी बताएं कि उसके साथ क्या कर रहे हैं आप. क्या आप स्ट्रैटेजी प्रपोज कर रहे हैं? क्या आप एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी प्रोसेस को किसी कंपनी में? क्या आप एक्सप्लेन या डिस्क्राइब भी करेंगे किसी कंपनी में? हाँ, अगर आप कहें exploratory analysis of configuration management the problems in public sector IT industry of Pakistan, a case study of Islamabad based this. तो ये मैं कहूँगा ये एक research project. You can't be too generic. This is too generic. You need to be limited as far as the scope is concerned. Be specific in the entire text, and most importantly, your work must comprise of high quality vocabulary and comprehension. No spelling mistakes at all. Projects must be spell checked and must not have any grammatical mistakes. अब यहाँ पे ये बहुत जरूरी चीज है, इसको आप याद रखिएगा. ये जो पॉइंट E है, this is the most important thing. आपके प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए. What is an abstract? Abstract is मुंह दिखाई मैं हमेशा कहता हूं of what? Of the document that you are submitting me. Abstract का मकसद क्या होता है? ये रिसर्च में हर जगह यही होगा. Abstract will invoke need in me कि मैं आगे इस चीज को पढूं. नंबर 1. नंबर 2, मुझे
एब्स्ट्रैक्ट इसी तरह है जिस तरह मूवीज जब आप खरीदने जाते हैं तो डीवीडी के पीछे आपको एक स्टोरी की हिंट दी होती है कि क्या है। एब्स्ट्रैक्ट में भी आपने यही बताना है कि आप चीदा चीदा क्या काम कर रहे हैं, ताकि क्यों एब्स्ट्रैक्ट क्यों होता है। मेरे पास रिव्यू के लिए परसों एक पेपर आया, मैंने उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा और मुझे पता लग गया है ये मेरा एरिया ऑफ रिसर्च नहीं है। मैंने उसको डॉक्टर फरूक कामरान को फॉरवर्ड कर दिया। तो एब्स्ट्रैक्ट मुझे पूरा पेपर ना पढ़ना पड़े, एब्स्ट्रैक्ट से ही पता लग जाए। दूसरी बात जो है, आप अपनी रिसर्च का पर्पस बताएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिसर्च क्वेश्चंस बताएंगे। ये रिसर्च क्वेश्चंस ना लोग हमेशा गलत बनाते हैं। मसलन अगर मैं स्टडी कर रहा हूं कि स्क्रम अडॉप्शन इन पाकिस्तान, मेरा रिसर्च ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्क्रम अडॉप्शन किस तरह से है, ठीक है, और मैं कर रहा हूं एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड एनालिटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ स्क्रम अडॉप्शन इन पाकिस्तान। ये मेरा टॉपिक है। मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा? पहला, व्हाट इज स्क्रम। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? Come on. How the Scrum is implemented globally? Yes. So the previous semester speaks. Good. ठीक है? जब मैं कह रहा हूं how the Scrum is implemented globally, तो मैं confine कर रहा हूं Scrum की implementation में। अगर मैं इस सवाल को यूं कहूं, what are the dynamics या ways, methods of Scrum adoption in international market। तो ये मेरा सेकंड रिसर्च क्वेश्चन है। इसके मैं सब रिसर्च क्वेश्चन बना सकता हूं। What are good practices? What are bad practices? What are the models? Slash techniques, etc. जब मुझे ये पता लग गया स्क्रम क्या है और स्क्रम ग्लोबली इंटरनेशनली किस तरह से अडॉप्ट किया जा रहा है। देखिए, मैंने अडॉप्शन पे बात की है कि स्क्रम किस तरह अडॉप्ट करते हैं, बस मेरा कंसर्न ये है। फिर मैं कहूंगा व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ स्क्रम अडॉप्शन इन पाकिस्तान, क्या है। मेरे 3 रिसर्च क्वेश्चंस हैं। अब मैं इस रिसर्च क्वेश्चन को आंसर कैसे करूंगा? लिटरेचर रिव्यू से। इस क्वेश्चन के लिए मैं पूरी दुनिया में तो नहीं जाऊंगा, मैं लिटरेचर रिव्यू से ही आंसर करूंगा। लेकिन इस रिसर्च क्वेश्चन के लिए 2 काम करूंगा। पहले तो मैं देखूंगा एग्जिस्टिंग लिटरेचर में कुछ है, अगर नहीं है तो फिर मैं मालूम करने की कोशिश करूंगा कि क्या किस तरह से अडॉप्शन होता। इन अदर वर्ड्स, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मुझे और सब रिसर्च क्वेश्चंस फिर बनाने पड़ेंगे। व्हाट डज द लिटरेचर से, पहला क्वेश्चन। नंबर 2, सब रिसर्च, व्हाट डज द लिटरेचर से। नंबर 2, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट एनहांस अडॉप्शन। ये भी मुझे इंटरनेशनल लिटरेचर रिव्यू से पता लगेगा। व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट does not allow quick adoption। फिर मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा, देखूंगा, स्टडी करूंगा, ठीक है, व्हाट आर इंडस्ट्रियल डायनामिक्स। तो ये दोनों लिटरेचर रिव्यूज है और ये है रिसर्च, ये मेरी प्राइमरी रिसर्च बनेगी। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? कैन यू गिव मी योर फीडबैक इफ यू आर क्लियर? ओके, please provide me your feedback if you're clear. Okay, everybody is clear, but everybody's research questions will be wrong. Okay. सर, इस केस में हम इंडस्ट्री गेट भी तो देख रहे हैं, प्रीवियस प्रैक्टिसेस में एंड जो हम करंट इसके एडॉप्शन के लिए रिसर्च करते हैं।
आपका टॉपिक क्या है? आप तो देख रहे हैं स्क्रम अडॉप्शन किस तरह से होगा। हाँ, अगर आप ये देख रहे हैं कि गैप एनालिसिस करके, अगर आप टाइम बेस्ड स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे कि पहले ये था, अब ये, पहले क्या प्रैक्टिसेस हैं, अब क्या प्रैक्टिसेस हैं, ये आप डाल सकते हैं। अच्छा, रिसर्च क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपकी दिस इज द सेम पर्पस और ऑब्जेक्टिव, एक ही चीज है, इसको हटा दें, एक लिख दीजिएगा। हाइपोथेसिस इफ एनी लिखा है, अगर बनता है, जबरदस्ती मत ठोसिए। स्कोप बताइए। आप कहेंगे कि मेरी रिसर्च का स्कोप ये है कि मैं स्क्रम सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, और मैं स्टडी कर रहा हूं सिर्फ इस्लामाबाद में, बस। अगली चीज आ गई रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसमें दो चीजें हैं। इनफैक्ट ये जो पोर्शन है, ये पूरे का पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है। आपने बताना है मैं हर क्वेश्चन के लिए डेटा कलेक्ट किस तरह से करूंगा। तो इधर तो आप कह रहे हैं मैं लिटरेचर रिव्यू से कलेक्ट करूंगा, और इधर आप डेटा कलेक्ट किस तरह से करेंगे? नहीं भाई, सैंपलिंग मेथड क्या है? कन्वीनियंट सैम्पलिंग करेंगे। किस सैंपल साइज किस तरह से करेंगे? डेटा कलेक्शन के बाकायदा मेथड्स हैं। आप जब मेरे पास आएंगे लेके रिसर्च क्वेश्चन, तो मैं आपको गाइड भी कर दूंगा कि किस जगह पे आपका डेटा कलेक्शन किस टाइप का लगेगा। फिर आप कहेंगे कि मेरा डेटा एनालिसिस किस तरह होगा डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चंस में। अब यहां पे बात है, पहले दो रिसर्च क्वेश्चन में तो आप कहेंगे कि मैं ऑब्जर्वेशन या जर्नल अंडरस्टैंडिंग से कर रहा हूं। तीसरे में कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। आप कह सकते हैं आई कैन गो मैथमेटिकल, आई कैन यूज इशिकावा डायग्राम, आई कैन यूज परेटो एनालिसिस, आई कैन यूज SPSS, आई कैन यूज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, एनीथिंग। डेटा एनालिसिस के बेतहाशा तरीके हैं, ऑल लाइंग इन टू मेजर कैटेगरीज, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। और आप क्वालिटेटिव करते हुए भी घबराइए ना, और क्वांटिटेटिव करते हुए भी ना घबराइए, दोनों आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा बाकायदा कि आपको क्या करना चाहिए। लिमिटेशंस क्या है कि रिसर्चर की लिमिटेशंस क्या है? आप कहें मेरे पास टाइम लिमिटेड है, ये लिमिटेशंस है। आप कहें कि आई एम फिजिकली अनएबल टू विजिट places, this is a limitation. I'm on job, this is a limitation. लेकिन ये ना हो कि आप सबने limitation डाली हो, I'm on job, therefore I cannot do anything, okay? अपनी लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस लिखेंगे, लिस्ट ऑफ एक्रोनिम्स लिखेंगे। जब आप ये काम करेंगे यहां तक ये नॉर्मली आपका चैप्टर नंबर 1 बनेगा, या अगर आप चैप्टर नहीं बनाना चाह रहे तो सेक्शन नंबर 1 बनेगा। सेक्शन नंबर 2 वुड बी लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू आप किस तरह से लिखेंगे? लिटरेचर रिव्यू लिखने की हेडिंग्स क्या होनी चाहिए? आप कर रहे हैं स्क्रम, इसके लिए हम यूज करते हैं, लिटरेचर रिव्यू बनाने के लिए हम यूज करते हैं वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम है स्क्रम, और आपने लिखा पाकिस्तान। एडॉप्शन। स्क्रम क्या है ये आपको पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल है। तो आपकी पहली हेडिंग बनेगी स्क्रम, और ये पहली हेडिंग आंसर करेगी इस चीज को। दूसरे नंबर पे क्या आपको पाकिस्तान को स्टडी करने की जरूरत है? नहीं, आपको इस रिसर्च के लिए पाकिस्तान को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। क्या पाकिस्तान एंड स्क्रम को स्टडी करने की जरूरत है? हाँ। एडॉप्शन क्या चीज होती है, स्टडी करने की जरूरत है? नहीं। एडॉप्शन पाकिस्तान में किस तरह हो रही है? नहीं। एडॉप्शन और स्क्रम किस तरह से होती है? हाँ। स्क्रम की एडॉप्शन किस तरह से होती है? हाँ। एंड फाइनली दिस इज द मोस्ट कोर पॉइंट, स्क्रम एडॉप्शन पाकिस्तान में क्या पहले किसी ने काम किए या नहीं? यही आपका स्टैंड करेगा PhD के लिए, यही MSc के लिए, यही कॉन्फ्रेंस के लिए। अगर इस एरिया में पहले अली एहसन रिसर्च करने जा रहा है और जवाद ने पहले काम किया हुआ है, तो मैं कहूंगा कि मैं इनके ओवर एंड अबव कुछ चीज दूंगा। अगर मैं इनके ओवर एंड अबव नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि मैं डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा टू एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस। ठीक है।
इसलिए जिन लोगों ने पीएचडी करनी है वो जल्द से जल्द पीएचडी करें, बिकॉज जब आप बैठ के सोच रहे हैं कि मैं पीएचडी करूंगा या नहीं, अव्वल तो मैं 99 क्या 1000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट को कहता हूं तुम पीएचडी करो, एक को। और वो जो एक स्टूडेंट है ना, उसको मैं कहता हूं वेट मत करो, फौरन करो, इसलिए क्योंकि द डे यू आर रिलैक्सिंग your life is becoming more and more difficult. Don't relax. Okay. तो आपकी हेडिंग्स क्या होंगी? स्क्रम इन पाकिस्तान, स्क्रम एडॉप्शन, अगली चीज स्क्रम एडॉप्शन इन पाकिस्तान। जब आप ये हेडिंग्स देंगे तो आपकी ये और इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स चैप्टर 2 में या सेक्शन 2 में एड्रेस्ड हैं। अब मैं थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताऊं। आप लिटरेचर रिव्यू लिखते किस तरह, इसको जरा गौर से देखिएगा। लिटरेचर रिव्यू क्या चीज है? लिटरेचर रिव्यू इस चीज का नाम नहीं है कि आपने लिटरेचर पकड़ा और दूसरों की छापे मार के चीजें डाल दी और कहा ये लिटरेचर रिव्यू है। नो, दैट्स नॉट लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू इज कि अगर 10 बंदों ने स्क्रम के ऊपर कुछ लिखा है तो आप कहें मैंने पढ़ लिया, उनका ये ख्याल है, मेरा ये ख्याल है, बस। मैं आपको बहुत देसी और आसान जुबान में कहूं लिटरेचर, उसको लंबा मत घसीटें, डोंट पुल, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू इज अ समरी एंड बोथ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ व्हाटएवर यू हैव रेड, बस, दैट्स इट, छोटी सी बात। तो मैं ये लिटरेचर रिव्यू किस तरह लिख सकते हैं कि आपने स्क्रम के बारे में 10-15 चीजें पढ़ी, आपने कहा 5-6 लाइनों में आपने कहा फला बंदा ने स्क्रम की इस डेफिनेशन से एग्री करता है, एक ने ये डेफिनेशन दी है, एक ने ये दी है, फला मॉडल एग्जिस्ट करता, अपेंडिक्स में चले जाओ मैंने लगा दिया वो मॉडल। ये ना हो कि आपने पूरा का पूरा मॉडल उसका छाप के मारा हो कि आप कहें अकॉर्डिंग टू अली, पूरे 17 पेज का मॉडल आपने डाला हुआ। डोंट डू दैट, दिस इज प्लेजरिज्म, फिर आपका वो 10% बढ़ जाएगा। आप कहें अली ने ये मॉडल किया, वो अपेंडिक्स में डाला हुआ, ठीक है, बस। और उसमें मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम है या ये बहुत अच्छी चीज़ है, या मैं इस चीज़ को इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैं लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, मैं क्लास में आने से पहले लिटरेचर रिव्यू करता हूं ना, बहुत सा लिटरेचर रिव्यू करता हूं, तो उस लिटरेचर को आप तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ अल्फाज को चूज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं समरी बता रहा हूं चीज की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं, यही बता रहा हूं। इन अदर वर्ड्स, जैसे आपका बॉस आपको बुलाए, हाँ भाई पढ़ लिया, क्या समझ आई, जो वो कहता है क्या समझ आई, तो जब आप उसको समझाते हैं वो आपका लिटरेचर रिव्यू है। वेरी इजी। जब आपने सेक्शन 2 लिटरेचर रिव्यू का लिख लिया तो सेक्शन 3 में आप करेंगे एनालिसिस। यहां पे आपके पास रूम है, जो भी आपने एनालिसिस करना है वो करिए। सेक्शन 4 में आपकी होंगी रिकमेंडेशंस, कंक्लूजन्स और फाइनली बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस। मैं अभी आपको बताता हूं बिब्लियोग्राफी क्या और रेफरेंसेस क्या। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी इशू? ओके, अब यहां पे देख लीजिएगा बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस। सपोज ये मेरा रिसर्च डॉक्यूमेंट है या प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको पढ़ने के लिए, इस पे काम करने के लिए 4 रेफरेंसेस पढ़े, लेकिन उनको साइट नहीं किया, यानी कि कोट नहीं किया, लफ्ज साइट हम कहते हैं ज्यादा, तो ये मेरी बिब्लियोग्राफी है। और अगर मैंने उनको कोट किया है तो ये मेरे रेफरेंस है। इसलिए बिब्लियोग्राफी नंबर्ड नहीं होती, उसमें आप रेफरेंस लिखते हैं, गैप देते हैं, फिर अगला रेफरेंस लिख देते हैं। और रेफरेंसेस जो आप लिखते हैं वो ईयर वाइज लिखते हैं, मतलब 2011, 2010, इस तरह से नहीं सुना। देयर आर सो मेनी। मैं आपको एक साइटेशन इंडेक्स का डॉक्यूमेंट दूंगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, मैं अपलोड कर। कुछ लोग हार्वर्ड करते हैं, कुछ लोग बोनमाउथ का करते हैं, मैं आपको बोनमाउथ का दे रहा हूँ, आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप करें, ठीक है। दिस इज नॉट सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन परस्पेक्टिव कि आपने जो रिसर्च करनी है, लेकिन स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप बोनमाउथ का करें, जो मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अब जरा लफ्ज साइट, लोग कहते हैं सर रेफरेंसिंग की है, ये इंतहाई गलत लफ्ज है।
अगर मैंने 1 2 3 यहाँ लिखा है, इसका मतलब है ये 1 2 3 साइटेड हैं यहाँ पे। अब साइटेशन किस किस तरह से हो सकती है समझ लें। अली इज अ गुड बॉय, साइटेशन बुक की, जर्नल की, कॉन्फ्रेंस की, मूवी की, किसी की बात की, न्यूज़पेपर की, किसी भी चीज की हो सकती है। मैंने कहा अली इज अ गुड बॉय और मैंने कहा 1, इसका क्या मतलब है, ये जो लफ्ज गुड है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें रेफरेंस यहां मिल जाएगा। और अगर मैंने उठा के कहा 1, इसका मतलब है ये जो पूरा सेंटेंस है ये मेरे लफ्ज हैं, मैंने लफ्ज है, किसी का अल्फाज नहीं है, मेरे अपने अल्फाज हैं, लेकिन मेरी बात की तमहीद जो है, जो मैं बांध रहा हूं उसकी तमहीद 1 भी बांधता, तमहीद की बात हो रही है। लेकिन अगर मैंने कहा हिना 2009 से, इसका मतलब है कि जो अल्फाज हैं ये हिना ने कहे हैं और 1 रेफरेंस जो है वो हिना का है, कोई रिसर्च पेपर मेरा नहीं है। इस तरह के रेफरेंसेस आपके जितने कम हो उतना बेहतर है। ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं है, बहुत आसान चीज है। ठीक है, तो जब 2-3 रेफरेंस एक ही लाइन या एक ही क्या मतलब, रेफरेंसेस 1 2 और 3, हाँ तो कॉमा डालें 2 करें, कॉमा डालें 3 करें, लेकिन इसका मतलब है हिना ने 3 जगह पे ये कहा है बात। अच्छा, ये क्लियर है जी। इसे आप कहते हैं एंड नोट्स। इनफैक्ट इसका रेफरेंस भी नहीं कहते, इसके लिए प्रॉपर लफ्ज है एंड नोट्स। अब आप यहां पे कर रहे हैं और टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके साथ सिंबल डाल के फुटनोट्स भी दे सकते हैं। वर्ड, MS वर्ड आपको फुटनोट्स देना अलाउ करता है, लेकिन जो आप फुटनोट देंगे उसमें और इसमें क्या फर्क है। देखिए, जब आप जाके मसलन एक बुक पढ़ें, आज मार्टिन लिंक्स की मोहम्मद, ओके, मोहम्मद, जितने मेरे फौजी भाई हैं उनके घर में जरूर ये बुक होगी। ठीक है, क्योंकि फौज ये बुक लाजमी देती है अपने को, बहुत अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट रिटन्स सीरत नबी इन इंग्लिश बाय मार्टिन लिंक्स। अब इस बुक के अंदर भी आप जाके जब पढ़ें तो वो क्या करता है कि कुछ रेफरेंसेस तो वो देता है बुक के एंड पे, लेकिन कुछ वो देता है फुट नोट पे रेफरेंस, जहां आप चाहते हैं कि लोगों को फौरन उसी वक्त एक्सप्लेन करें चीज को, ये ना हो कि पिछले पेज पे इमीडिएटली। मतलब मैं यहाँ पे एक लफ्ज यूज करूं xenophobia, तो मैं डबल स्टेरिक दे के उसकी डेफिनेशन दे दूं, या मैं कहूं दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड बाय अली हसन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द क्लास ऑफ एसक्यूएम दिस एंड दिस, तो फुट नोट है। फुट नोट के अंदर मजीद एंड नोट का रेफरेंस भी दिया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह से कि मैं कहूं 1, इसका मतलब है कि ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया और एंड पे जा रहा। तो साइटेशन का आपने अगेन ध्यान रखना। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपको काफी से ज्यादा ये इसलिए अभी तक पढ़ाया है ताकि मैं आपके प्रोजेक्ट्स को इस स्टेट में करा सकूं कि आपके प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेबल हों और बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स और बहुत अच्छे आउटपुट्स बन के सामने। तो आपने करना ये है सबसे पहले तो कि अपना हमसफर ढूंढ लीजिए जो आपके साथ प्रोजेक्ट में है, ठीक है, जो भी है प्रोजेक्ट के अंदर। एंड as I had explained earlier, don't pick people from same background. Okay, don't do that. That will not be helpful. तो एंड में आपने देना एंड नोट्स, बिब्लियोग्राफी। एनोटेटेड रेफरेंस क्या है, जरा इसको जाके देखिएगा। एनोटेटेड रेफरेंस क्या होता है कि रेफरेंस जो एंड नोट दिया होता है मैंने, उसको देते देते मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूं जो मेरे से लिंक्ड है। गो एंड सी व्हाट एनोटेटेड रेफरेंस इज, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड में आनी चाहिए हैं, लिस्ट ऑफ एनेक्स्चर्स एंड में आने चाहिए हैं, कीवर्ड्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो जरूरी है। मैंने ये पॉइंट्स एक्सप्लेन भी कर दिए हैं आपको। सपोर्ट डॉक्यूमेंट अगर कोई है, सर्वे टूल, डेटा कलेक्शन शीट या कोई और चीज, उसको आप एज एन एनेक्स्चर देंगे मुझे, ठीक है। रिव्यू as many books and material as you can and look for the best possible reference to support your research, ठीक है। अगर आप statistical हो तो बहुत अच्छा है। Data, graphs, I would love to have them. कलर प्रिंटिंग पे बिल्कुल पैसे स्पेंड मत करें। मैं एक फॉर्मेट अपलोड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, उसको आपने इस्तेमाल करना है प्रोजेक्ट को करने के लिए। और साइटेशंस जो है उसके लिए मैं बोन माउथ का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा, वो आप देखिएगा। अब आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल कॉस्मेटिक नहीं होनी चाहिए, सादा सफेद स्लाइड के ऊपर आपका काम दिखाई दे
अपने प्रोजेक्ट के काम को डायरेक्टली डालें, प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाएं। 15 स्लाइड से ऊपर आप नहीं दिखा सकते। अपने काम को ऑब्जेक्टिवली और लॉजिकली आपने एक्सप्लेन करना है। प्रिपेयर्ड होनी चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन, एंड वक्त पे एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपने अपने काम के अंदर मुझे लिटरेचर एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि स्क्रम क्या है, तो आई विल प्लग इट ऑफ। I don't want to see the previous literature. I want to see your work. Okay? अपने काम को आप दिखाएं मुझे। तकरीबन 20 मिनट्स एवरी स्टूडेंट की जगह इस ग्रुप को मैं कह देता हूँ। ये जो टाइम है मैं आपको रिवाइज करके बता दूंगा, लेकिन 10 मिनट फी बंदा तकरीबन, इससे ऊपर नहीं मिलेगा आपको। और क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत ज्यादा होंगे जी। अपना काम है 5 मिनट भी बहुत। नहीं सर, अपना काम है तो ऐसा भी हो सकता है किसी को समझ ही ना आए और 40-50 मिनट लग जाएं। और ये भी बैद नहीं है कि मैं पिछले साल स्प्रिंग में कर रहा था, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में मेरे ख्याल से आप थे और तलहा थे, तो बहुत से लोगों के मैंने प्रोजेक्ट्स कैंसिल करा दिए थे, रीडू आई ग्रेड। तो प्रोजेक्ट पे कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है? यू हैव टू वर्क। डीएल्स के लिए कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। मार्किंग स्कीम डीएल्स के लिए थोड़ी सी डिफरेंट होगी नॉन डीएल्स से, क्योंकि डीएल्स यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, लेकिन डीएल्स में वो डीएल्स जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर हैं वो बेशक ना प्रेजेंट करें, बाकियों को इधर आके प्रेजेंट करना पड़ेगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद वाले इधर आके प्रेजेंट करेंगे। मार्किंग स्कीम में आपको बता दूंगा। आपका फाइनल डिलीवरेबल होगा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन इन हार्ड एंड सॉफ्ट फॉर्म, बर्न्ट इन अ सीडी। अपना नाम, टॉपिक वगैरह लिखिए, डेडलाइंस को फॉलो करिए। अब आप प्रोसीड किस तरह से करेंगे? यू वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर इंस्ट्रक्टर, प्रेफरेबली इन एन अपॉइंटमेंट। ओके, नॉट चलते फिरते कि सर ये बता दें वो बता दें। टेक एन अपॉइंटमेंट एंड देन सो यू टेक एन अपॉइंटमेंट। अपने टॉपिक्स को विद इन 1 या 2 वीक्स फाइनलाइज करें। 2 टॉपिक्स लेकर आइए। टॉपिक इलैबोरेटेड होना चाहिए पूरे का पूरा, मुझे पूरा टॉपिक बताएंगे आप, ठीक है? ये आपने खुद लेकर आना चाहिए। डीएल्स जो हैं दे आर रिक्वेस्टेड टू ईमेल एब्स्ट्रैक्ट। ऑन कैंपस स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू हैंड ओवर द प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट। थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट अगर आप लिख लें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी देंगे तो टॉपिक से खाली काम चलेगा। ईमेल इज अ ग्रेट हेल्प। ईमेल आई कैन ऑलवेज आंसर यू ऑन ईमेल। हर बंदे का रिसर्च टॉपिक मुझसे अप्रूव होना लाजमी है, दैट्स इंपॉर्टेंट। What kind of projects you can do? आप रिसर्च बेस्ड या नॉन रिसर्च बेस्ड दोनों कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा है कि रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। दोनों के अंदर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपको काम करना है। सबसे पहले मैं रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट में बनाता हूँ। मैंने आपको बताया कि वो एक्सप्लेनेटरी, एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं। A better option can also be to present new intellectual contribution to field of SQM। अगर आप ये कर सकें तो अगर आप फ्रेमवर्क को डालें तो बड़ा ही अच्छा होगा, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। मैं अभी से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वही बात कि जर्नल बेस्ड पब्लिकेशन क्या है। अगर आपकी पब्लिकेशन कॉन्फ्रेंस में हो जाती है, हाई रेटेड कॉन्फ्रेंस में, गुजरांवाला कॉन्फ्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, ठीक है, हाई रेटेड कॉन्फ्रेंस, कोशिश करें कि आप IEEE पे जाएं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज लिखता हूँ। IIIS बहुत अच्छी चीज़ है। IEEE की जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो उसके अंदर सर्च कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। आप कॉन्फ्रेंसेस सर्च करके IEEE सोसाइटी ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में जाके देख सकते हैं कि अगले साल कौन कौन सी रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस कहाँ कहाँ हो रही हैं, तो उनमें अगर आप डालें तो ज़्यादा बेहतर है कॉन्फ्रेंसेस के लिए। तो अगर आप कॉन्फ्रेंस में डालेंगे तो मैं आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर फुल मार्क्स दूंगा, प्रोवाइडेड यू मीट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। और अगर आप जर्नल में डालेंगे तो AGC रिकग्नाइज्ड जर्नल होगा, तो मैं आपको मिड टर्म और फाइनल दोनों में 5-5 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा अगर आप ये कर लेते हैं। In order to study well, लिटरेचर को पढ़ना, थेरेटिकल फ्रेमवर्क्स को देखना ये ज़रूरी है। रिसर्च मेथड्स आपके सही होने चाहिए हैं। You should understand कि रिसर्च कंडक्ट किस तरह से होती हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं कि अगर तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगा।
अगर तो आप रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मैंने आपके रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर सारी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बतानी है और आपने उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक रिसर्च करनी है, तो मैं आपका ऑथर बनूंगा। वरना अगर आप मुझे खाली रिव्यू के लिए आ रहे हैं कि सर ये बताएं ये ठीक है या नहीं, तो फिर मैं आपका ऑथर नहीं बनना चाहूँगा पर्सनली, बिकॉज आई डोंट वांट टू पुश माय नेम इनटू योर वर्क एंड जस्ट इंश्योर कि जी मैं थर्ड ऑथर हूँ। हाँ, सिग्निफिकेंटली जब मैं आपके साथ पेपर के अंदर काम करूँगा, देखूंगा, बताऊँगा ये छोटी छोटी बातें। वैसे पिछली दफ़ा ज़िशान ने मेरे साथ काम किया था, तो ज़िशान ने इतना मुझसे काम करवाया और इतनी दफ़ा अपना पेपर मुझे दिया कि मैं भी परेशान हो गया था। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ भी कि ज़िशान मजीद भी ये करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज आपका काम है आप खुद पब्लिश करें, पब्लिश इट विद योर नेम। और मेरी आपसे गुजारिश है, इवन फॉर ऑल द कोर्सेज एंड वेयर एवर यू गो, आपका काम आपके नाम से पब्लिश होना चाहिए सिर्फ। डोंट पुट इन अ नेम ऑफ अ पर्सन इन योर रिसर्च पेपर इफ यू आर पब्लिशिंग इफ ही और शी हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड इंटेलेक्चुअली। अगर नहीं किया तो उसका नाम मत डालें, ये ज़रूरी बात है। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, बड़े बड़े यहाँ पे हैं, मेरा नाम डाल दो मैं तुम्हारा ये थीसिस अप्रूव कर देता हूँ। दिस इज़ अनएथिकल, गलत, और स्टूडेंट की भी गलती होती है और टीचर की तो बहुत ज़्यादा गलती है। अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। नॉन रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट की मैंने कुछ डिटेल्स लिख दी हैं, मैंने इनकरेक्ट और करेक्ट ऑप्शंस कर दिए हैं। इस डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह देख लीजिएगा। 10 दिन के अंदर अंदर अगर क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो मुझसे पूछ लें। किस तरह के प्रोजेक्ट्स लेने हैं ये भी हो गया है। तो मोर और लेस एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। मैंने सोचा था पहले कि आपको मिड टर्म की क्लास के बाद दूंगा, लेकिन मिड टर्म की क्लास से मुझे पहले इसलिए देना पड़ा बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टू मैनी। एंड क्या कहते हैं, लास्ट टाइम व्हेन आई वाज टीचिंग दिस कोर्स आई हैड 23 or 24 स्टूडेंट्स, दिस टाइम इज 56 स्टूडेंट्स, सो आई नीड टू डू इट अर्लियर। नाउ आई विल टेक योर क्वेश्चंस एंड देन वी विल बी ऑफ फॉर टुडे, प्लीज। वो बल्कि अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। आप मुझे एक ईमेल कर दीजिएगा, मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, ग्रुप आपको मेल कर दूंगा रिकमेंडेड ग्रुप्स, रिकमेंडेड बुक्स जो रिसर्च मेथड्स की हैं। आई विल ईमेल देम टू यू, ठीक है। और जी, मोर क्वेश्चंस, क्यूरीज, कमेंट्स, इश्यूज? हाउ मेनी ऑफ यू आर स्केयर्ड? The others are wrong actually. You know, you should be scared. Ji, please. What is the best place to have a kickstart for identifying the area? Try to work in an area. सबसे पहली बात तो अगर तो आप प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे ये बेंटले सिस्टम में काम कर रहे हैं आप इस तरह, तो ट्राई टू पिक अ प्रॉब्लम that you feel exists in the Bentley system. That's the place where you should start. You can do case study of a particular organization. Certainly seek permission from the organization. अगर नहीं भी देते तो आप नाम मत यूज करें उसका बेशक। अगर तो आप एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं, अगर आप एक्टिवली नहीं परस्यू कर रहे तो इन द डेज टू कम, इन द वीक्स टू कम, जो हम कुछ पढ़ेंगे उसमें से आप काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन पोटेंशियली जो आपको इंटरेस्ट एरियाज हैं वो आप कर सकते हैं। मसलन एक एग्जांपल मैं दूंगा, अगर कोई स्टूडेंट पीसीएमएम के ऊपर लिटरेचर रिव्यू करता है तो वो एक नॉन रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है। अगर ITIL एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर कर दें, अगर आप 4 बंदे आएंगे पीसीएमएम पे करने तो मैं कहूँगा नहीं यार ये मत करो, लेकिन एक बंदा पीसीएमएम को पकड़ ले तो ठीक है, कोई बात नहीं, कंप्लेक्सिटी ठीक हो जाती है, फिर वो नॉन रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसी तरह ITIL के स्टैंडर्ड के ऊपर, इसी तरह CMMI फॉर सर्विसेज और CMMI फॉर एक्विजिशन, ये तो 4 हैं, और 6 सिग्मा, ये 6 चीजें ऐसी हैं कि अकेले बंदे इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब आप में से कोई एक बंदा जो भी चाहे उस पर काम कर ले, लेकिन ये नॉन रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है। प्रेफरेबली मैं उन लोगों को करने को कहूँगा जो कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट नहीं करते या जो करना ही नहीं जानता, वो लोग इन एरियाज पे काम करें। लेकिन अगर आप करना जानते हैं, अगर आप कभी ना कभी किसी स्टेज पे कोडर रह चुके हैं तो करें। आप ये भी कर सकते हैं, जिस तरह आप एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि एकेडमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं इन रिलेशन टू सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। There could be 100 things that you can do. Okay, so coming up with the topic is slightly a difficult job, but do it quickly. More questions? जी. Industry topics वगैरह
रिसर्च बेस्ड टॉपिक तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मसला ये है कि फिर तो काम आपका आसान मैं कर दूंगा। आपको ज़्यादातर टॉपिक्स खुद पकड़ने चाहिए। बेहतर है कि आप 2 से 3 टॉपिक्स पेपर पे लिख के अगली क्लास में लाएं, और क्लास के एंड पे, अब हर क्लास के एंड पे हम थोड़ी बहुत 10 मिनट 15 मिनट दे के मैं आपके टॉपिक्स को अप्रूव या रिजेक्ट करूंगा, और टीम मेंबर्स भी अपने चूज करें, ठीक है, ओके। और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि खास तौर पे ये जो 6 टॉपिक्स हैं जिनकी मैंने बात की, इनके ऊपर जो काम करना चाहे, वो लिटरेचर रिव्यू करना चाहे, वो ज़रूर करें। मुझसे अभी आके आप ले सकते हैं, अभी ही मैं फाइनलाइज करके फैसला कर दूंगा कि किसको क्या होना चाहिए, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस, इश्यूज, problems, queries? So tie the knots, because an assignment is coming up, and this time I plan to give an assignment of the lifetime. You know, I will give a very nice assignment equivalent to a project. मैंने एक बनाई भी है पिछले साल की, उसमें मैं मजीद क्वेश्चंस ऐड करके आपको दूंगा, ताकि आप पिछले साल की किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट से कोई हेल्प ना ले सकें, ठीक है जी, ओके। It was lovely teaching you all, and I'll be here with you next week. Before that, preferable ये है कि आप ऑफिस आवर्स में अगले मंडे को आके मुझसे जो पूछना है जरूर पूछिए। अगली दफा से हम KPS शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आपने CMMI का डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ लेना। अगर आप CMMI का डॉक्यूमेंट पढ़े बगैर KPS में आएंगे, you will feel lot of problem. So the complexity of the course is going up now. Okay? Thank you. We'll meet in the next class.